हेलो बेटा, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कारणों की वजह से हम आपको आज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाएंगे। बहुत ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हम आज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए कॉपी पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं वीडियो की जल्दी से। जो हम बताने जा रहे हैं आज, आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है थोड़ा कम ही पढ़ा पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा टॉपिक समझा दें आज। जैसे आपको बात करनी है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहला जो मुख्य टॉपिक आता है वो आता है स्टाइशियोमेट्रिक नियतांक। स्टाइशियोमेट्रिक नियतांक कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। गुणांक भी इसको कभी कभी कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो स्टाइशियोमेट्रिक क्या होता है? देखिए, रासायनिक अपक्रिया में दो होते हैं, अभिकारक पदार्थ होते हैं कि नहीं होते हैं। अभिकारक पदार्थ जो बाएं पक्ष में लिखे होते हैं, तथा उत्पाद पदार्थ होते हैं। उत्पाद पदार्थ, अब इन दोनों अभिकारक पदार्थों, उत्पाद पदार्थों के मोलों के सरलतम अनुपात को क्या कहा जाता है? स्टाइशियोमेट्रिक नियतांक कहते हैं। मीट्रिक नियतांक कहते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक नियतांक कहते हैं ना इसी को। तो आइए हम रासायनिक समीकरण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यही होता है रासायनिक समीकरण के बारे में। फिर हम रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद ही बात कर पाएंगे प्रॉपर कि स्टाइशियोमेट्रिक नियतांक कैसे बनते हैं। रासायनिक समीकरण की जब हम बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बायां पक्ष, लिखा जाता है तीर के साथ, लिखा जाता है दायां पक्ष। ये जो आपका बायां पक्ष है इसको बेटा हम लोग कहते हैं अभिकारक। हम लोग क्या मतलब, हम सब लोग इसको क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो दाएं पक्ष में होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। दो चीज़ें हो गई, जो अभिक्रिया में भाग लेता है और जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की दर पर उसकी निर्भरता होती है या अभिक्रिया की दर से वो संबंधित होता है, उसे उत्प्रेरक भी कहते हैं। और जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाए या घटाए लेकिन अभिक्रिया में भाग भी ले, उसे अभिकर्मक कहते हैं। दो चीज़ें होती है, एक उत्प्रेरक और एक अभिकर्मक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, वो उत्प्रेरक है। जो अभिक्रिया में भाग लेता भी है और अभिक्रिया की दर को प्रभावित भी करता है, उसे कहते हैं अभिकर्मक, ठीक है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ये क्या लिख दिया? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसको कहेंगे जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वही क्या है? उत्पाद है। अब जैसे एक अभिक्रिया हम लिखते हैं आपके सामने, अभिक्रिया है आपकी, हमने आपको नोट्स में लिखकर भी बताया है, Al2SO4 का होल ट्राइस प्लस BaCl2, ये एक अभिक्रिया है। बनेगा क्या भाई? ये धनायन, ये ऋणायन, ध्यान से देखिएगा, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्योंकि हमेशा एक यौगिक जब लिखा जाता है तो प्लस वाला जो मूलक होता है वो पहले लिखा जाता है, माइनस मूलक बाद में लिखा जाता है। तो Al पहले लिखा हुआ है, Al की संयोजकता होती 3, मतलब 3 प्लस। ध्यान से देखिएगा, Al की संयोजकता होती है 3 प्लस, Ba की संयोजकता होती है 2 प्लस, SO4 की संयोजकता होती है -2, Cl की संयोजकता होती है -1। अब जब यौगिक बनेंगे तो आप जानते हैं कि धन पहले लिखा जाता है, माइनस बाद में। और अपक्रिया होने का मतलब होता है परिवर्तन। अभी तक एल्यूमिनियम सल्फेट से जुड़ रहा था, अब एल्यूमिनियम सल्फेट से नहीं जुड़ेगा। तो जब सल्फेट से नहीं जुड़ेगा तो अब इस अभिकारक पदार्थ में दो चीज़ें बची, एक बेरियम, एक क्लोरीन। या तो वो बेरियम से जुड़ सकता है या तो क्लोरीन से जुड़ेगा। बेरियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो एल्यूमिनियम किससे जुड़ेगा?
प्लस या माइनस से, प्लस कभी प्लस से संयोग नहीं करता है, तो सल्फेट से नहीं जुड़ेगा, बेरियम से नहीं जुड़ेगा, बचा क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन एल्यूमिनियम जुड़ेगा क्लोरीन से। एल्यूमिनियम और क्लोरीन का जब यौगिक बनेगा तो एल्यूमिनियम पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन बाद में लिखा जाएगा। अब इनकी जो संयोजकताएं होती हैं, प्लस की संयोजकता माइनस के नीचे और माइनस की संयोजकता प्लस के नीचे। प्लस की संयोजकता कितनी है 3 और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है -1। देखिए तो क्लोरीन की संयोजकता वहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। कितनी है 3, यौगिक बन गया आपका AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब फिर से आप देखिए, अब ये और ये जुड़ गए, अब बचा बेरियम और सल्फेट, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बेरियम पहले लिखा जाएगा, सल्फेट बाद में लिखा जाएगा। बेरियम की संयोजकता कितनी है 2 और सल्फेट की संयोजकता है 2, दो संयोजकताएं हैं, तो अगर हम 2 और 2 लिखते हैं तो ये सही नहीं माना जाएगा। क्या लिखेंगे, बेरियम और सल्फेट, ये अनुपात इसका क्या हो जाएगा 2:1 का अनुपात हो जाएगा, 1:1, तो ये लिख लिया गया। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या है बेटा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब आप देखिए गौर से, फिर से ये समीकरण हम आपके सामने फिर से लिखने जा रहे हैं। Al2SO4 का होल ट्राइस प्लस BaCl2 गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। क्या इसमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, आप देखिए नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2 हैं, नंबर ऑफ सल्फेट कितने हैं 3 हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ बेरियम कितने हैं बेटा 1 है, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं 2 हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, कितने बेटा 1, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं 3, नंबर ऑफ बेरियम कितने हैं 1, नंबर ऑफ सल्फेट कितने हैं बेटा 1। नंबर ऑफ सल्फेट यहाँ पे देखिए कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ सल्फेट 3 है, यहाँ पे 1 है। मतलब ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण का एक फार्मूला होता है कि जितने परमाणु अभिकारक में थे उतने ही परमाणु किसमें होंगे, उत्पाद में होने चाहिए। तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको करना है, चेंज करना है, इसके परमाणुओं को हमको बराबर करना है। तो अभी ये इस समीकरण को फिर क्या कहेंगे, जो समीकरण हमारे सामने लिखी हुई है ये स्ट्रक्चर बता रही है, ये स्ट्रक्चर बता रही है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल केमिकल इक्वेशन। ये लिख लिया, जिसको हिंदी में कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। अब एक और समीकरण लिखी जाएगी जिसमें अभिकारक और अभिकारक और उत्पादक के परमाणुओं अणुओं की संख्या बराबर होगी। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 AlCl3 प्लस BaSO4। सल्फर कितने थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं तो लगा दीजिए 3 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन कितने, अब एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पे कितने 2, 1 है, ये 2 लगा दीजिए, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 6 क्लोरीन हो जाएंगे, 3 बेरियम हो जाएंगे। अब इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम बेरियम क्लोराइड, इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये नाम ऊपर लिखे जा चुके हैं। अब आप इसमें अगर देखें तो अभिकारक, इस समीकरण में देखिए अभिकारक में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने बेटा 2, नंबर ऑफ सल्फेट कितने हुए 3, नंबर ऑफ बेरियम कितने हुए बेटा 3, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हुए बेटा 6। अब उत्पाद की बात करेंगे, उत्पाद में देखिए, उत्पाद में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने बेटा 6, नंबर ऑफ बेरियम कितने बेटा 3, नंबर ऑफ सल्फेट कितने बेटा 3। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, इसलिए इस समीकरण को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। बाकी आपको अगले वीडियो में स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक अच्छे से समझाया जाएगा, बोर्ड पर बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, जो आपको कल हम वीडियो बनाएंगे। कल तक ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आपको क्या करना है, आप ये पूरा एक बार देख लीजिए,
फिर से आप पेज घुमाए दे रहे हैं जितना कुछ पढ़ाया गया है। आप इस पेज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पूरा जो जितना भी आज पढ़ाया गया है, क्योंकि रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले ये ज़रूरी होता है कि रासायनिक समीकरण आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है। स्टोइकोमेट्रिक नियतांक फिर से एक बार बता रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको लिखना है स्टोइकोमेट्रिक नियतांक, आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम सल्फेट का स्टोइकोमेट्रिक नियतांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे। इसके आगे आप देखिए यौगिक के आगे 1 लिखा हुआ, तो स्टोइकोमेट्रिक नियतांक हो गया 1। इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 3। बात समझ आई। जो मोलों की संख्या लिखी होती है वही उसके लिए स्टोइकोमेट्रिक नियतांक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पूरे यौगिकों में आप यौगिकों का कंबाइन करके बताइए, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा। एल्यूमिनियम के आगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो इसका एल्यूमिनियम का स्टोइकोमेट्रिक नियतांक हो जाएगा 1/2। कैसे होता है सब समझाया जाएगा आपको। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।